हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। तो हम लोग आज जो है बैंकिंग अवेयरनेस #6 मतलब ये छठा जो है बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज में ये 6th वीडियो है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीआई के बारे में। तो ये जो है वीडियो जो है बेस्ड है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। और आरबीआई के बदले आप देखिएगा कि आजकल जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो इन्वॉल्व हो गया है इस पॉलिसी को डिजाइन करने में आरबीआई के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, फिर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर इसमें रिसेंटली क्या क्या बदलाव किए गए हैं, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, फिर अभी जो रिसेंटली 22 जो मई को फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी जारी किया गया आरबीआई के द्वारा। पहले ही जो जून में जारी करना था उसको पहले ही जारी कर दिया गया। तो उसमें क्या क्या कदम उठाए गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के महामारी के ध्यान में रख करके, वो सब पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आरबीआई जो सीरीज चल रहा है उसी में ये अगला कड़ी है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि भाई मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी होता क्या है। तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज द प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है विच द मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसमें जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है ऑफ द कंट्री का, जनरली जो है सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है। तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक, वो कंट्रोल करता है द सप्लाई ऑफ मनी को इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है कह सकते हैं संक्षेप में, बाय इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के माध्यम से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ये क्यों करता है? तो प्राइस को स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी में, और अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से को प्राप्त करने के लिए जो है ये पॉलिसी जो है डिजाइन किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो अब इंडिया में जो है इंडिया में आरबीआई इशू मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑन बाई मंथली बेसिस, मतलब हर 2 महीने में एक बार आरबीआई जो है ये पॉलिसी जारी करता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर के सबसे पहले देखिएगा अप्रैल महीने में जारी करता है, फिर जून में जारी करता है, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी। तो एक साल में एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें एवरी 2 मंथ पे 6th पॉलिसी जो है जारी किया जाता है। ये सब महीने के फर्स्ट वीक में ये जो है पॉलिसी जारी किया जाता है। तो बाई मंथली बेसिस पे इसको जारी किया जाता है। तो ये रिप्लेस किया है किसको? तो पहले क्वार्टरली बेसिस पे आरबीआई जारी करता था। 1 अप्रैल 2014 के बाद से जो है एक बाई मंथली हो गया, मतलब 2 महीने में एक बार हो गया। उसके पहले जो है हर 3 महीने पे आरबीआई ये पॉलिसी जारी करता था। तो अभी देखिएगा कि ये जून में आरबीआई जो है पॉलिसी जारी करने वाला था, लेकिन 22 मई को ही जारी कर दिया। इसके अलावा जो अप्रैल महीने में जो जारी करना था वो मार्च में ही जो है लॉकडाउन के बाद देखिएगा पॉलिसी जारी कर दिया था आरबीआई। तो ये कोविड पेंडेमिक की वजह से आरबीआई जो है मतलब प्री जो डेट निर्धारित है उसके पहले ही पॉलिसी जो है अनाउंस कर रहा है, ताकि कोविड पेंडेमिक जो है महामारी जो है उससे जो लॉकडाउन है उससे जो है अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाया जाए, इस चीज को ध्यान में रख करके आरबीआई अभी लगातार पॉलिसी जो है पहले ही जारी कर दे रहा है। तो देखिए अब ये जो मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी होता है तो इसमें क्या होता है, तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई क्या करता है, तो ब्याज दर को बढ़ा देता है। सुने होंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, तो एक तरह का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है जिसके आधार पे जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। तो अब ये जो रेट है इससे पूरे इकोनॉमी में रेट डिसाइड होता है। जैसे ये रेट बढ़ने पे जो है लैंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट बैंकों का वो सब जो है बढ़ जाता है, और ये रेट घटने पे जो है सब रेट जो है लैंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट ये सभी घट जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए आरबीआई क्या करता है, तो रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है। फिर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अब अगर अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना है तो अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए आरबीआई जो है इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को थ्रू डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, मतलब जो बेंचमार्क है रेपो रेट है या फिर बैंक रेट है। तो बैंक रेट का मतलब ये मत समझिए कि
बैंक इस रेट पे ग्राहक को उधार देता है। ये वैसा रेट है जिसमें आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है बैंकों को। तो ये सब इंटरेस्ट रेट है, ये सब को घटा देने से जो है उधार सस्ता हो जाता है। लोग उधार लेकर के जो है कार खरीदते हैं या प्रोजेक्ट लगाते हैं या फिर घर खरीदते हैं, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये दो ये जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है, इसके माध्यम से इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब इसके आधार पे जब देखिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है मतलब प्राइस को तो स्टेबल करना है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब अर्थव्यवस्था का विकास भी होते रहे, इनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी और इनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस चीज को हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन आप जानते हैं, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी को हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन आप समझते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जिसमें प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है राइज कर जाता है। जैसे कोई सामान 10 रुपए का है तो 11 रुपया, 11 का है तो 12 में मिलने लगे, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और वैल्यू ऑफ मनी इसमें फॉल कर जाता है, सामान उतना ही है और 10 के बदले अगर आप 11, 12 पे कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है फॉल कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं तो इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस स्टेबिलिटी है, इसको चेक करने के लिए आरबीआई क्या करता है, तो रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो रेपो रेट पे बढ़ने पे जो है रेज कर देगा रेपो रेट को। तो रेपो रेट बढ़ने से उधार महंगा हो जाएगा। तो उधार महंगा होगा तो फिर आप उधार लीजिएगा नहीं, बल्कि पब्लिक के पास अगर पैसा है तो बैंक में जमा करेगा और फिर बैंक जो है आरबीआई के पास जमा करेगा। इस तरह से मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो चला जाता है ये ब्याज दर बढ़ने से आरबीआई से, और फिर जो 12 का सामान है वो 10 में मिलने लगता है, 10 का सामान 11 का सामान 10 में मिलने लगता है और फिर प्राइस स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से रेपो रेट को बढ़ा करके आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा करके कंट्रोल कर लेता है इन्फ्लेशन को। तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति है। दूसरी स्थिति होती है डिफ्लेशन की, जिसमें प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल कर जाता है। 10 का सामान है तो 9 में मिलने लगता है, 9 का 8 में मिलने लगता है। तो ये दोनों ही स्थिति, चाहे इन्फ्लेशन की स्थिति हो चाहे डिफ्लेशन की स्थिति हो, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर वस्तुओं का दाम बढ़ने लगता है, अगर प्राइस उसका बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसका डिमांड जो है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया अगर किसी वस्तु का दाम है, तो फिर जो है उसमें 100 व्यक्ति अगर उस वस्तु को खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही 11 रुपया उसका दाम हो जाएगा बढ़ के हो, तो उसको जो है उसका 10 आदमी उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 11 रुपये है नहीं, तो नहीं खरीद पाएंगे। फिर अगर और प्राइस बढ़ के 12 हो जाए तो पता चला कि 75 लोग ही परचेज कर रहे हैं, 25 लोग उसको परचेज नहीं करना। तो इस तरह से लगातार दाम बढ़ने से जो है, प्राइस में बढ़ने से, इन्फ्लेशन होने से डिमांड जो है कम हो जाता है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आपका घट जाता है। ठीक उसी तरह से डिफ्लेशन की स्थिति में होता है कि डिफ्लेशन में जब वस्तुओं का दाम घट जाता है तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है कि सामान सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो जो कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको लॉस होने लगेगा, फिर वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल कर जाता है और वैल्यू ऑफ मनी जो है राइज कर जाता है। तो 10 का सामान 9 में, 9 का सामान 8 में मिलने लगता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो इस स्थिति में आरबीआई क्या करता है, तो डिक्रीज करता है, रेपो रेट को घटा देता है। तो जब डिक्रीज कर देगा तो उससे उधार सस्ता हो जाएगा। तो उधार सस्ता होगा तो पब्लिक जो है बैंक से उधार लेंगे, फिर बैंक को जरूरत होगा तो आरबीआई से। तो इस तरह से मनी का सप्लाई बढ़ेगा और मनी का सप्लाई बढ़ने से जो है ये प्राइस जो है फिर 8 का सामान 9 में, 9 का सामान 10 में। तो इस तरह से महंगाई कंट्रोल हो जाता है और प्राइस में स्टेबिलिटी बना रहता है। और ये जो ब्याज दर में कमी किया जाता है, इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ब्याज दर में बढ़ोतरी किया जाता है तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि एक्सेस लिक्विडिटी को जब हो जाता है तो आरबीआई जो है ब्याज दर को बढ़ा देता है, तो उससे मनी का फ्लो जो है मार्केट से आरबीआई की तरफ होने लगता है। और जब ब्याज दर को घटाता है तो मनी का सप्लाई जो है मार्केट में होने लगता है और प्राइस का लेवल ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि आरबीआई का दरअसल में काम क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइम उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से
प्राइस स्टेबल करना, फिर इनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर कंट्रोल करना एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक जो ज़्यादा मतलब उधार देते हैं उनके एक्सपेंशन को कंट्रोल करना। नहीं तो मान लीजिए कि ज़्यादा अगर बैंक उधार देने लगे, मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो फिर जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए करता है। फिर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इन्वेंट्री जो है या स्टॉक है इस तरह का, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ वो नहीं बिका, तो इन्वेंट्री या स्टॉक जो जमा होता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो वो जो है कंज्यूम हो सके, तो उसको इन्वेंट्री और स्टॉक को रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर प्रमोट करता है इफिशियंसी, ज़्यादा इफिशियंसी से जो है इकोनॉमी काम कर सके, तो ये भी उसका है। प्लस जो है फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ा करके रिजिडिटी को रिड्यूस करना, तो ज़्यादा जो है पॉलिसी को फ्लैक्सिबल बनाना। तो इस तरह से ये सब जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं आरबीआई के मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी का। तो ये आप संक्षेप में समझ में आ गया कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है क्या। अब ये आरबीआई को कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसमें देखिएगा कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई जो है वो बेस्ड है सीपीआई पे, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, और पहले जो है वो बेस्ड था डब्ल्यूपीआई पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, और ये जो है इसको चेंज कर दिया गया 1 अप्रैल 2014 से। तो अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, आरबीआई क्यों जो है इसमें बदलाव किया 1 अप्रैल 2014 से। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये महंगाई मापने का नया तरीका है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये महंगाई मापने का पुराना तरीका है, जिसमें वस्तु के गुड्स एंड सर्विसेज के गुड्स के कमोडिटी के होलसेल प्राइस के आधार पे इसमें इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। तो ये पुराना तरीका है, इसमें केवल कमोडिटी पे बेस्ड है ये, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कमोडिटी के साथ साथ सर्विसेज पे बेस्ड है। तो अब इसके वजह से ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि डब्ल्यूपीआई केवल कमोडिटी पे बेस्ड होने की वजह से ये इन्फ्लेशन को सही ढंग से इंडिकेट नहीं करता है। तो अब जो है आरबीआई इसी वजह से जो है अपने पॉलिसी का आधार जो है डब्ल्यूपीआई के बदले सीपीआई को अपना लिया 1 अप्रैल 2014 से। लेकिन यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अभी भी ये दोनों के आधार पे महंगाई का मापन किया जाता है, और हर महीने के देखिएगा सेकेंड वीक में ये जो है डेटा पब्लिश किया जाता है। तो आरबीआई को इसी से पता चलता है कि इन्फ्लेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया कि अब ये जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है उसको डिजाइन करने वाला एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया गया, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अब ये मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है आरबीआई के बिहाफ में। तो अब इसके अंडर में हम समझेंगे कि है क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें अमेंडमेंट संशोधन कर दिया गया फाइनेंशियल एक्ट 2016 के माध्यम से, और प्रोवाइड किया गया एक लीगल स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को संस्थागत रूप दे दिया गया, कानून बना करके उसको जो है स्टैट्यूटरी लीगल बना दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, और ये फिक्स करता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हम आपको बताएं रेपो रेट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी का, ये रेट ऊपर जाने पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ये रेट नीचे जाने पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट जाता है। तो इसको अब फिक्स करने का काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दे दिया गया है। अब ये मीटिंग जो है एमपीसी का एटलीस्ट 4 टाइम अ ईयर, एक साल में 4 बैठकें इसकी होती हैं, और अधिक भी हो सकती है, मतलब मिनिमम 4 होना चाहिए। और फिर ये पब्लिश करता है अपने डिसीजन को। जैसे देखिएगा ये 22 तारीख को जो है 22 मई को अपना डिसीजन ये पब्लिश किया। तो इस मीटिंग में तो कमेटी कॉम्प्राइज 6 मेंबर, ये कमेटी में 6 मेंबर रहते हैं। सब प्रश्न पूछता है कि एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं, तो एमपीसी में 6 मेंबर्स कमेटी होते हैं, जो एक तरह का एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोग का कमेटी होता है, जिसमें 3 ऑफिशियल फ्रॉम द आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, एंड 3 एक्सटर्नल या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। फिर गवर्नर जो है आरबीआई के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि एमपीसी के चेयरमैन कौन होता है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं
आरबीआई के गवर्नर। फिर डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी, बहुमत के साथ जो है इसमें डिसीजन लिया जाता है। जैसे देखिएगा कि अभी 22 तारीख को जो ब्याज दर में कमी किया गया उसमें 5-1 से डिसीजन लिया गया, मतलब 5 लोग जो है पक्ष में थे कि रेपो रेट में कमी करना चाहिए और एक जो है व्यक्ति जो है पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से डिसीजन जो है मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है और जब दोनों वोट अगर बराबर हो जाए तो उस समय जो है गवर्नर का जो वोट कास्ट होता है टाई होने की स्थिति में गवर्नर के वोट अपना कास्ट करता है। फिर करंट जो मैंडेट है, मतलब ये एमपीसी को बना करके क्या किया गया है कि उसको जो है अधिकार दे दिया गया है कि वो मेंटेन रखे 4% एनुअल इन्फ्लेशन को, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, डब्ल्यूपीआई नहीं। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये 4% जो एनुअल इन्फ्लेशन होगा ये ±2% मेंटेन करना है एमपीसी को अगले 5 साल में। जब से ये बना था 2016 से बना था और 31 मार्च 2021 तक इसको इन्फ्लेशन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसको 4% ±2 में मेंटेन करना है। ±2 का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन जो है ज्यादा होता है तो 4 + 2 = 6 और लोअर लेवल पे 4 - 2 = 2, मतलब कि 4 या 2%, मतलब इसको जो है इन्फ्लेशन को आपको 4% पे रखना है और अगर ये बढ़ता है तो 6 और घटता है तो 2। तो अगर ये बढ़ रहा है तो आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाकर इसको चेक कर लेता है, अगर घट रहा है तो ब्याज दर को घटा देता है। तो इस तरह से ये 4 ± 2 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आरबीआई को मैंडेट किया गया है, सॉरी एमपीसी को। फिर आरबीआई जो मेंबर ऑफ एमपीसी हैं उसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो आरबीआई के मेंबर में मिस्टर शक्तिकांत दास हैं जो गवर्नर आरबीआई प्लस चेयरमैन ऑफ एमपीसी हैं। फिर मिस्टर माइकल पात्रा हैं जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। फिर मिस्टर जनक राज हैं जो ईडी हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तो ये 3 मेंबर जो हैं आरबीआई से हैं और जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उसमें मिस्टर चेतन घाटे हैं, वो प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। फिर प्रोफेसर पमी दुआ हैं जो डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। फिर डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया हैं जो प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के। तो ये 6 जो है एमपीसी के मेंबर हैं जो बेंचमार्क रेट अब डिसाइड करते हैं। तो अब ये जो आप जितना भी बदलाव देख रहे हैं कि जैसे क्वार्टरली से आरबीआई जो पॉलिसी अब पेश कर रहा है बाई मंथली पे, उसको सीपीआई से पे बेस्ड कर दिया गया डब्ल्यूएफपीआई के बदले। फिर एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया कानून बना करके। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के द्वारा किया गया है, ये सब बेस्ड है रिकमेंडेशन पे, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये सब जो है बेस्ड है। तो फिर आरबीआई जो है अभी देखिएगा कि आरबीआई इशू किया फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी 22 मई 2022 को। अभी ये 22 मई को पेश किया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो ये पहला इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट पेश करना था अप्रैल महीने में उसको मार्च में पेश कर दिया आरबीआई, और फिर सेकंड जो उसको पेश करना था वो जून में, वो मान लिया गया कि इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला बाई मंथली मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी है। तो इसकी की जो हाइलाइट्स है उसमें इस तरह से हैं, जैसे पॉलिसी रेट में चेंज किया गया। रेपो रेट में आप जान रहे हैं कि इसमें जो है आरबीआई बैंकों को उधार देता है, तो ये पहले 4.4% था, ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उसमें 40 बेसिस पॉइंट जो है कमी किया गया। तो 1 बेसिस पॉइंट किसको बोलते हैं, तो 1% के 100वें हिस्से को बोला जाता है 1 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.4% कमी करके इसको 4% कर दिया गया। फिर रिवर्स रेपो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों से जमा लेता है, तो ये पहले 3.75% था, तो इसको घटा के इसमें भी 40 बेसिस पॉइंट का कमी करके इसमें 3.35% कर दिया गया। मतलब अब जो है बैंक अगर आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उनको कम ब्याज मिलेगा, तो फिर बैंक जो है चाहेंगे कि हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे सकें, फिर उधार सस्ता हो, इसके लिए रेपो रेट में कमी किया गया। फिर बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म का रेपो रेट है, जिसमें लॉन्ग टर्म का ब्याज दर है, जिसमें आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज देता है, उधार देता है। तो इसका पहले 4.65% था, तो इसमें भी 40 बेसिस पॉइंट का कमी किया गया, और ये भी घट के हो गया 4.42% हो गया।
फिर उसी तरह से MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें ओवरनाइट बेसिस पे RBI लेंड करता है बैंकों को, तो इसका भी पहले 4.6% था, तो इसमें भी 40 बेसिस पॉइंट का कमी करके ये 4.25 कर दिया गया। तो ये प्रेजेंट रेट है, सब आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के डेट के हिसाब से, फिर ये बदलते भी रहेगा। फिर उसके बाद से जो रिजर्व रेशियो है, उसमें जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें बैंक जितना जमा लेता है उसका 4% जो है पहले RBI के पास रखना पड़ता था, तो अब उसको 3% रखना पड़ेगा। तो ये मार्च महीने में चेंज हुआ था, तो अभी ये 3% जो है अनचेंज रहा, मतलब जितना जमा ले रहा है बैंक ग्राहक से उसका 3% कैश के रूप में रिजर्व रख देता है RBI के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक जो है अपने पास जो है वो अपने जमा का एक हिस्सा अपने पास रिजर्व रखता है, तो ये पहले 18.25% था, इसमें 25 बेसिस पॉइंट कमी करके इसको 18% कर दिया गया ताकि लिक्विडिटी बढ़ाए। तो इस तरह से ये सब जो बदलाव किया गया, इस स्टांस को बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टांस बोला जाता है। एकोमोडेटिव स्टांस का अर्थ है कि इसमें सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दर में कमी करता है, और ये कमी दिख रहा है आपको, ताकि इंजेक्ट कर सके मनी को इन फाइनेंशियल सिस्टम में। तो RBI का जो स्टांस है वो अभी जो है एकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं। फिर न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि इसमें RBI जो है रेट को क्या कर सकता है, तो कोई भी डायरेक्शन में जो है वो घुमा सकता है, मतलब इसको बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है मनी सप्लाई को। तो इस तरह से मतलब कि न्यूट्रल स्टांस में उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। और कैलिब्रेट टाइटनिंग जो स्टांस होता है, उसमें रेट जो काटने का प्रक्रिया उसको ऑफ कर दिया जाता है और ब्याज दर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेट टाइटनिंग स्टांस। तो इस तरह से RBI का 3 जो है स्टांस है जो मॉनेटरी पॉलिसी में अपनाया जाता है। तो अभी जो स्टांस है वो एकोमोडेटिव है। फिर इन्फ्लेशन जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश किया गया, उसमें इन्फ्लेशन के बारे में कंसर्न अनसर्टेन जो है बना रहेगा। इन्फ्लेशन की आउटलुक को जो है बताया गया है कि हाईली अनसर्टेन है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कंसर्न व्यक्त किया गया है, और खास करके जो दलहन का दाम, पल्सेस का जो प्राइस राइज हो रहा है, उसको देख करके RBI जो है इस पे अनसर्टेन व्यक्त किया है। फिर फॉरेक्स इंडिया में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो रिकॉर्ड जो है $487 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। फिर RBI एक्सटेंड कर दिया है लोन मोरेटोरियम को अनदर 3 मंथ्स के लिए। पहले जैसे मार्च अप्रैल मई के लिए था 3 महीने, फिर अभी जून जुलाई अगस्त के लिए। इसमें कोई भी लोन जो लिया है उसका EMI जो है वो नहीं चुका सकता है, मतलब नहीं चुकाने पे की बात कही जा रही है कि वो नहीं भी चुका सकता है, लेकिन अगर नहीं चुकाता है तो उसको NPA में कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाद में उसको ब्याज के साथ उसको पे करना पड़ेगा। तो लोन मोरेटोरियम जो है उसको अनदर 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया। फिर ग्लोबल ट्रेड जो सिंक करेगा, ऐसा मानना है RBI का। 13 से 32% के आसपास जो है इस साल में विदेश व्यापार में कमी आएगी, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। फिर GDP का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ा है। नेगेटिव टेरिटरी में जाने का मतलब है कि आप रिसेशन में चले जाइएगा। तो ये सब जो है RBI इस सब के माध्यम से लगभग 9 मतलब मार्च से लेकर के अभी तक जो भी RBI के द्वारा प्रयास किया गया है, इसके माध्यम से 9.5 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का काम किया है RBI। तो RBI का ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये सब मामला था। तो अब जो है अब मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें रखने का प्रयास किया, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। अभी RBI की यात्रा जारी है, जैसे रेपो ऑपरेशन, इशूअर ऑफ करेंसी के रूप में RBI का काम, फिर उसके बाद से जो LAF है, MSF है, ये सब पे CRR, SLR, ये सब पे अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा।
तो ये जो है बैंकिंग अवेयरनेस का सीरीज मैं जारी रखूंगा। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के लिए, फिर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, ये सब मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब वीडियो आप देखिए और घर बैठे जो है ज्ञान अर्जन कीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए और ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और अपने तैयारी को एक नए मुकाम पे पहुंचाइए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।